इत्यादि में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, गति के नियम। गति के 3 नियम के बारे में डिस्कस किए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। जड़त्व के नियम के बारे में भी डिस्कस किए थे और उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को लिखेंगे भी और सिद्ध भी करेंगे। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को लिखें एवं सिद्ध करें, अथवा कर देना सिद्ध करो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इससे पहले मुझे संवेग बताना पड़ेगा बेटा, सॉरी। तो प्रश्न रहेगा, संवेग से आप क्या समझते हैं? संवेग से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, हो गया आप लोगों का। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो संवेग बराबर हुआ द्रव्यमान गुणा वेग, तो P बराबर हुआ m गुणा v। यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? द्रव्यमान अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, तो अदिश और सदिश का गुणन सदिश ही होगा। तो संवेग सदिश राशि है, मतलब एक दिशा विशेष पे काम करते हैं। मात्रक में बात करोगे बेटा, द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होगा। और विनी सूत्र की बात करोगे, हम पहले देखे थे, द्रव्यमान के लिए m होगा और वेग के लिए LT-1 होता है विनी सूत्र। ये सारी चीजें आप लोग देखना चालू करो। फिलहाल ये संवेग हो गया। अब आप लोगों को गति के द्वितीय नियम को लिखना है और सिद्ध करना है कि F बराबर ma। गति के द्वितीय नियम को लिखें और सिद्ध करो कि F इज इक्वल टू ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो गति के द्वितीय समीकरण बोलता हूँ बेटा, फास्ट बोल रहा हूँ। गति के द्वितीय नियम को लिखें एवं सिद्ध करें कि F इज इक्वल टू ma। हो गया। तो द्वितीय नियम आप लोग बुक को देख के लिखेंगे बेटा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ बस, ठीक है, हो गया। तो नियम आप लोग लिखेंगे। अब सूत्र व्युत्पत्ति कर रहा हूँ। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिशील है, ∆t समय के बाद वस्तु ∆t समय के बाद वस्तु के संवेग में परिवर्तन ∆p हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, याद रखना बेटा, नियम अलग है, समीकरण अलग है ना, गति का समीकरण। तो आपका F इज प्रोपोर्शनल टू होगा ∆p अपॉन ∆t। सीधा बोल रहा है, संवेग में परिवर्तन के दर के अनुत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा K इंटू ∆p अपॉन ∆t, समीकरण नंबर 1, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है। इस प्रकार से गति के द्वितीय नियम को अप्लाई कर दिए। ठीक है,
हो गया। तो k का मान बेटा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है या मात्रक के चयन पर निर्भर करता है। k का मान मात्रकों के चयन पर निर्भर करता है। मात्रकों का चयन इस प्रकार करते हैं कि k बराबर 1 हो, अतः समीकरण 1 से मात्रक ऐसा चुना जाता है कि k का मान 1 आए, तो समीकरण 1 से आ जाएगा f इज इक्वल टू डेल p अपॉन डेल t। तो f इज इक्वल टू हो गया डेल p अपॉन डेल t, समीकरण 1 से हो गया। नंबर 2 कर दो बेटा, चूंकि संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, अतः समीकरण 2 से, क्योंकि प्रूफ करो में द्रव्यमान लाना है बेटा, f इज इक्वल टू हो जाएगा डेल p m इंटू v अपॉन डेल t। चूंकि द्रव्यमान नियतांक है इसलिए बाहर कर देता हूँ डेल v अपॉन डेल t, और डेल v अपॉन डेल t वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। f इज इक्वल टू m इंटू a, जहाँ त्वरण a बराबर हुआ डेल v अपॉन डेल t। आ गया बेटा f इज इक्वल टू m। बहुत सिंपल चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर सिंपल हैं। अदिश रूप में लिखोगे कि सदिश रूप में है बेटा, अदिश रूप में लिखोगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा ma। यही सिद्ध करना था, सदिश में छोड़ो या अदिश में छोड़ो। तो इस प्रकार से हमने गति को उसके द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण को सिद्ध कर दिए। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आप लोगों को प्रश्न करना है, बता दो इसको। यदि दो वस्तु समान वेग से गतिशील है तो सिद्ध करना है कि भारी वस्तु का जो संवेग है हल्की वस्तु के संवेग से अधिक है। प्रश्न होगा, यदि दो वस्तु समान वेग से गतिशील है तो सिद्ध करो कि भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु से अधिक है। यह आपको प्रूफ करना है बेटा कि जो भारी वस्तु का संवेग है हल्की वस्तु से अधिक है, ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। वस्तु का वेग क्या है? समान है, द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है। तो माना पहली वस्तु का आंसर आए, माना पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 एवं वेग v1 है तथा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 एवं वेग v2 है। अतः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? v1 बराबर v2 बराबर v माना, क्योंकि दोनों वस्तु के वेग समान हैं, और m1 बड़ा m2 मान लिया, माना। एक वस्तु भारी है और एक वस्तु हल्की है। क्लियर है आप लोगों का? ठीक है।
तो चूंकि m1 बड़ा है m2 से, तो इसलिए बेटा m1 बटा m2 बड़ा होगा 1 से। पक्षांतर कर दिया, समीकरण 1। अब मैं संवेग का कैलकुलेशन कर देता हूं। क्या आएगा संवेग का कैलकुलेशन? बगल में बना रहा हूं, देखो। P1 बटा P2 बराबर, P1 होगा m1 v1 और P2 होगा m2 v2। तो मैं m1 गुणा v1 की जगह vv, m2 गुणा v2 की जगह vv, vv कट जाएगा। तो मुझे लगता है इधर लिख रहा हूं P1 बटा P2 बराबर होगा m1 बटा m2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर 1 और 2 की तुलना कर दो बेटा, क्योंकि समीकरण 1 में भी m1 बटा m2 था। तो देखिए समीकरण 1 में m1 बटा m2 1 से बड़ा है और यहाँ m1 बटा m2 P1 बटा P2 के बराबर है। इसका मतलब P1 P2 भी 1 से बड़ा होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो P1 बड़ा होगा P2 से। P1 संभवतः भारी वस्तु का संवेग है, आपको यही सिद्ध करना था, यानी कि भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है यदि दोनों वस्तु के वेग हैं समान। ठीक है, अब आप लोग एक और प्रश्न बनाएंगे। यदि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं, प्रश्न सुने ध्यान से। यदि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं, मतलब P1 P2 बराबर होंगे, दो वस्तुओं के संवेग समान हैं, तो सिद्ध करो कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है। दो वस्तु के वेग संवेग समान है, तो सिद्ध करना है कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से समान है। तो बेटा मानो ऐसे ही कर देना, पिछले जैसे आ रहा हूं मैं। अतः प्रश्नानुसार P1 बराबर P2 बराबर P माना, संवेग बराबर है बेटा, संवेग P1 P2 बराबर P माना, ऊपर माना को प्रश्न कर देना m1 v1 m2 v2 जो भी। m1 बड़ा m2 माना, एक वस्तु को भारी बताना एक को हल्की, तो इसलिए m1 बटा m2 बड़ा 1 हो गया। समीकरण 1, यहाँ v1 v2 का कोई रिलेशन नहीं है। अब आ जाइए P1 बटा P2 बराबर हो गया बेटा m1 v1 बटा m2 v2। P1 और P2 बराबर P के बराबर मान लिया मैं, तो m1 v1 बटा m2 v2, P कट के 1 हो जाएगा, m1 v1 m2 v2, तो m1 बटा m2 बराबर होगा v2 बटा v1, समीकरण नंबर 2, क्योंकि वेग की तुलना करना है। हो गया, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, m1 बटा m2 1 से बड़ा है, तो v2 बटा v1 हो जाएगा 1 से बड़ा, तो v2 बड़ा होगा बेटा v1 से। v2 शायद हल्की वस्तु का वेग है, m2 हल्का है ना, छोटा है m1 से, यानी कि हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से क्या होता है, अधिक होता है। यही सिद्ध करना है यदि आपका संवेग बराबर हो। तो इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट आप लोगों को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आपके बुक में दिए हैं, वो आप लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आवेग की बात करें। संवेग और आवेग में फर्क है,
ठीक है। तो किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है, वस्तु पर लगाए गए बल और समय अंतराल के गुणनफल को अपन आवेग कहते हैं। वस्तु पर लगाए गए बल और समय अंतराल के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और इससे कुछ कारण बनेगा बेटा, इसमें कारण बहुत ज्यादा है, सरल सा कारण बनेगा, उस कारण का प्रश्न बना के जवाब करेंगे। तो आपका प्रश्न होगा आवेग क्या है? आवेग क्या है? आवेग इंपल्स, तो किसी वस्तु पर समय अंतराल डेल टी पर बल F लगाया जाए तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग कहते हैं। तो आवेग बराबर हुआ बेटा आप लोगों का बल गुणा समय अंतराल। आवेग को ये डिनोट किया है J से। J इज इक्वल टू होगा F इंटू डेल टी। सदिश रूप में लिखोगे, ये भी सदिश राशि है बेटा, एक सदिश राशि है तो ये भी सदिश राशि होगा। J इज इक्वल टू होगा F डेल टी, जो भी है डेल टी समय अदिश राशि है। हो गया आपका। इसका मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अब आपके पेज नंबर 330 में आवेग से के अवधारणा से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्यों क्यों जोड़ना है मोटे अक्षर पे दिया है। पहला क्वेश्चन है बेटा, क्रिकेट के गेंद में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे कर लेता है, क्यों? ठीक है, हो गया आप लोगों का। तो क्रिकेट के खेल में गेंद को लपकते समय मतलब कैच पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे करता है, क्यों? तो इसमें ये वाला सूत्र लगाना है। हालांकि ये आवेग का है बेटा, लेकिन इस सूत्र से आप समझा सकते हो, क्योंकि बेटा इसमें देख लीजिए ऐसा आया है आवेग के रूप में, तो समय का मान ज्यादा होगा तो आवेग का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसमें समय का मान ज्यादा होगा, उल्टा कर देते हैं तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस सूत्र से आप समझाना, ठीक है। मान लीजिए कि कोई किसी बच्चे से गेंद का कैच छूटता है, आप लोग क्रिकेट खेले होंगे, खासकर बॉयज हैं और मैच तो सभी देखते हैं। तो कोई लड़के से कैच कब छूटता है? जब वो डरता है गेंद को पकड़ने से। क्यों गेंद को पकड़ने से डरता है? क्योंकि उसको पता है गेंद आएगी तो उसके हाथ में लगेगी, और डर के कारण गेंद छूटता है, क्योंकि उसको तरीका नहीं पता है। कारण है, यदि आप गेंद को कैच को पकड़ रहे हैं और हाथ को अपने तरफ पीछे खींचते हैं तो बेटा आपको गेंद में रुकने में लगा गया समय अंतराल बढ़ गया डेल टी का मान, तो हाथ पर लगने वाला बल कम लग जाएगा और आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे ही आप देखे होंगे सर्कस का खेल होता है, ऊपर में उछल कूद करते हैं, नीचे नेट लगा रहता है, तो सर्कस का खिलाड़ी नेट पे जंप करता है, कूदता है। क्यों? क्योंकि नेट पे जंप करेगा तो उसको रुकने में लगा समय बढ़ जाएगा डेल टी का मान, तो उस पर लगने वाला बल का मान कम हो जाएगा, उसको चोट नहीं लगेगी। आप दो प्रैक्टिकल करो, कांच का ग्लास लो और फर्श पे छोड़ दो, जवाब होगा टूट जाएगा। कांच का ग्लास लो और गीली मिट्टी पे छोड़ दो, जवाब होगा शायद कांच का ग्लास न टूटे। फिर वही रीजन, जब हम कांच के ग्लास को गीली मिट्टी पे छोड़ते हैं तो कांच के ग्लास थोड़ा सा दबेगा तो उसको रुकने में लगा समय अंतराल डेल टी का मान बढ़ जाएगा, फलस्वरूप इस सूत्र से बल F का मान कम हो जाएगा, ज्यादा का उल्टा कम।
तो ग्लास पे कम बल लगेगा तो उसको आप लोगों को चोट ग्लास टूटने से बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का एक और दिया है, कुछ ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदने की बजाय रेत पर कूदने पर कम चोट लगती है, क्यों? सीधी सी बात है, रेत में आप जंप करेंगे तो आपको स्थिर अवस्था में आने में लगा समांतर डेल टी का मान बढ़ जाएगा, और फर्श में जंप करोगे डेल टी का मान अधिक कम होगा, तो डेल टी तुरंत रुक जाएंगे आप लोग फर्श में जंप करेंगे तो डेल टी का मान कम होगा तो एफ का मान ज़्यादा होगा, आपको चोट लगेगी। रेत में जंप करेंगे तो रुकने में लगा समांतर डेल टी का मान बढ़ जाएगा, इस सूत्र से एफ का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आपको चोट कम लगेगी। तो इसमें पेज नंबर 330 में आप लोगों का 5 प्रश्न है, क्यों लिख के प्रश्न कर देना पड़े मोटे अक्षरों पे। एक और प्रश्न है बेटा, कारों, बसों या मोटरसाइकिलों में स्प्रिंग लगाए जाते हैं, क्यों? ठीक है बेटा, तो कारों और बसों और मोटरसाइकिल में पहिए के पास स्प्रिंग लगा रहता है, जिसको स्प्रिंग नहीं लगा तो सॉकअप लगा रहता है। तो स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं बेटा, मान लीजिए कि आपके साइकिल मोटरसाइकिल का पहिया गड्ढे में आप लोगों का उतर गया, तो गड्ढे में उतर गया तो उस पे चक्के पे बल लगेगा, तो बल का जो झटका है वो कहाँ पहुंचेगा? स्प्रिंग पे। अब चूंकि स्प्रिंग है, दबता है बल के कारण, उसको टाइम लगता है दबने में, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपांशन होता है, तो वो बल के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। F = डेल पी अपॉन डेल टी के अनुसार डेल टी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम की। तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम को मैं पहले ही लिखा दिया हूँ, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो तृतीय नियम और इससे संबंधित एग्जाम्पल हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास केवल इतने ही आप लोगों को बताया जा रहा है।